नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। शिक्षक दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने रेवाड़ी पहुंचकर मीरपुर के इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय प्रोजेक्ट की 6 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस परियोजनाओं की लागत करीब 48 करोड़ है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी सरकार ने शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी को अब ऑनलाइन के जरिए काफी सरल बना दिया। उन्होंने कहा कि देश के पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म जयंती 5 सितंबर से 17 सितंबर तक इसी पर्व के रूप में मनाई जाएगी। शिक्षक दिवस है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से सबको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और अपने जितने शिक्षक हैं उनका सम्मान करता हूं, उनको अभिवादन देता हूं, क्योंकि हमको भी अपने बचपन के शिक्षक जो स्कूल में हमें पढ़ाते थे, कॉलेज में पढ़ाते थे, सब आज याद आए हैं। सबका हमने सम्मान किया है। आज सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी जो देश के राष्ट्रपति भी रहे, उनका जन्म दिवस है और ये जो शिक्षक दिवस से शिक्षक पर्व के रूप में इस बार इसको मनाया जा रहा है। 5 सितंबर आज से लेकर के और 17 सितंबर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो जन्मदिन है 17 सितंबर, तब तक ये शिक्षक पर्व चलेगा और पूरे देश भर में शिक्षकों के सम्मान में कार्यक्रम होंगे। आज इस अवसर पर यूनिवर्सिटी के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका शिलान्यास किया गया, जिनको लॉन्च किया गया, जिनका उद्घाटन किया गया। ऐसे कुल मिलाकर 47 करोड़ की 6 परियोजनाएँ ये थी और कुछ इनकी पुस्तकों के भी आज लॉन्चिंग हुई है और कुछ कार्यक्रम भी लॉन्च किए गए हैं। इसलिए इस अवसर पर मैं मीरपुर विश्वविद्यालय के सभी संबंधित लोगों को, चाहे वो मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए लोग हैं, प्राध्यापकगण हैं, छात्र छात्राएँ हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीएम से जब रेवाड़ी में एम्स निर्माण में हो रही देरी पर सवाल पूछा गया तो सीएम ने कहा कि पहले एम्स के लिए मिलने वाली जमीन में कुछ अड़चनें थी जो अब दूर हो गई है और प्रोजेक्ट हरियाणा सरकार का नहीं, केंद्र सरकार का है। जल्द ही केंद्र से बात कर इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। उसकी ज़मीन का एक झगड़ा पड़ा था, कई साल तक पड़ा रहा। अब वो ज़मीन का मामला ठीक हो गया है। गांव के लोगों ने ज़मीन दे दी है, उसको खरीद लिया गया है, उसको हैंडओवर करने की प्रक्रिया चल पड़ी है, एम्स को देंगे। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो इतना आगे बढ़ना, इसकी जानकारी तो होनी चाहिए। तो आगे क्योंकि एम्स का काम है, हमने ज़मीन लेकर के, हमारा काम इतना था, हमने ज़मीन उनको लेकर के दे दी है। इसके बाद एम्स जो कि वो हरियाणा सरकार का प्रोजेक्ट नहीं है, वो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। हम उनको निवेदन करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको करें। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हुई। ये महापंचायत जीआईसी ग्राउंड में हुई, जिसमें शामिल होने के लिए यूपी के अलावा पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे 15 राज्यों के किसान जुटे। किसान महापंचायत में 300 संगठनों के नेतृत्व में जन सैलाब शामिल हुआ। दिल्ली के बॉर्डर पर जो लंबे समय से चल रहे आंदोलन में भी किसान इस महापंचायत में शामिल होने पहुंचे। संयुक्त किसान मोर्चा का ये दावा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा महापंचायत है और यहाँ जुटी भीड़ किसानों की ताकत दिखाती है। महापंचायत में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान करने पहुंची। अब सरकार को किसानों की मांग मान लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महापंचायत में शामिल होने आए लोगों के खाने के लिए 500 लंगर की व्यवस्था की गई। वहीं महापंचायत को देखते हुए मुजफ्फरनगर में कड़ी सुरक्षा की गई। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित करते हुए फसल का दाम नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया। इसके अलावा राकेश टिकैत ने कहा कि यह आंदोलन यूपी या उत्तराखंड का नहीं बल्कि पूरे देश को बचाने के लिए है। ये आपको समझना होगा, पूर्ण रूप से फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं, ये नारा लगाना पड़ेगा। फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं। जब तक इस सरकार को वोट की चोट नहीं दोगे, ये दोनों बाहरी लोग हैं, इनको यहां से जाना होगा। अमित शाह, मोदी और योगी ये चुनाव जीत का है। ये उत्तराखंड से चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं। उत्तर प्रदेश की जमीन से जीत के गुजरात में गुंडागर्दी के दम पे आना हो, वहां पे पुलिस स्टेट है,
वहां पर जीत के देश का प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन पे ये दंगा करवाने वाले लोग हैं, इनको यहाँ पे बर्दाश्त यहाँ की जनता नहीं करेगी। ये मिशन जो संयुक्त मोर्चे का है ये तय हो चुका है। अब ये मिशन खाली मिशन उत्तर प्रदेश और ये नहीं उत्तराखंड, मिशन होगा संयुक्त मोर्चे का देश बचाने का। ये देश बचेगा, ये संविधान बचेगा। आज लड़ाई उस मुकाम पर आ गई कि देश के जो नौजवान हैं, जो 14 करोड़ लोग जो बेरोजगार हमारे साथी हमारे बचे हुए हैं, ये आंदोलन उनके कंधों पे है। 9 महीने से वहां पे हैं, आप लोगों के बीच से वहां पे गए, आप बहुत जिम्मेदारी के साथ में वहां पे छोड़ गए। पूरा संयुक्त मोर्चा दिल्ली के चारों तरफ है, हम घर नहीं जाएंगे। मुजफ्फरनगर में भी आए तो सिर्फ संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में इस मैदान में आए, इस मैदान से बाहर मुजफ्फरनगर की जमीन पर पैर नहीं रखेंगे। यहाँ पे मुजफ्फरनगर की जमीन पे हम पैर नहीं रखेंगे, हम गाड़ी से यहाँ से वापस जाएंगे। जब ये आंदोलन फतेह होगा, इस किसान और देश के जवान की जीत होगी, जब ही हम यहाँ पाएंगे। आंदोलन रथ में जो हमारे शहीद किसान हुए करीब 650 से ज्यादा, अरे इसमें मत कर भाई, हमारे जितने भी बॉर्डर हैं हमारे में शहीद किसान वहां पे हुए। प्रधानमंत्री भारत सरकार ने एक भी जवाब ये नहीं दिया कि हम 1 मिनट का मौन धारण करेंगे। ये समझना पड़ेगा आप लोगों को, ये समझना पड़ेगा आप लोगों को कि जिस तरह से यहाँ पे देश की प्रॉपर्टियां बेची जा रही है, ये लोग कौन हैं जो देश के संस्थाओं को बेच रहे, इन लोगों की पहचान करनी पड़ेगी। देश में बड़े बड़े आंदोलन ये चलाने पड़ेंगे। आज से जो संयुक्त मोर्चा ने फैसले लिए हैं उसके तहत हमको बड़ी बड़ी मीटिंगें पूरे देश भर में करनी पड़ेगी। इसके अलावा राकेश टिकैत ने सरकार की निजीकरण की नीति को लेकर भी जमकर निशाना साधा। राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार रेल हवाई अड्डे बेच रही है, यहां तक कि देश की सड़कें भी बेच रही है। जिस तरह से एक चीज बेची जा रही है, 3 कानून भी उसी का ही एक हिस्सा है। पहला है कि यहाँ पर रेल और हवाई जहाज और हवाई अड्डे बेचे जाएंगे। किसने परमिशन दी? किसकी ताकत है कि देश की प्रॉपर्टियों को बेचोगे? आपने घोषणा पत्र में नहीं लिखा, देश की जनता को धोखा दिया। धोखा नंबर 1। धोखा नंबर 2, धोखा नंबर 2, बिजली बेचेंगे, प्राइवेट करेंगे बिजली को। ये धोखा नंबर 2 कहीं घोषणा पत्र में नहीं लिखा। जब वोट मांगी नहीं कहा कि बिजली भी बेचेंगे। ये सड़क बेचेंगे, पूरी सड़कों पर टैक्स लगेगा और एनएच के आसपास 500 मीटर तक अपनी कोई चाय की दुकान और गुमटी भी नहीं लगा सकता। अगर किसी ने चाय का गुटखा रखा तो वह जमीन उसकी गांव समाज में नहीं होगी। ये सड़कों को बेचने का काम करेंगे। ये देख लेना क्या क्या चीज बिक रही है। ये सेल फॉर इंडिया का बोर्ड देश में लग चुका है। गर्मी यार बहुत है। ये है LIC जो बड़ी कंपनी देश की, बैंक, ये सब बिक रहे हैं। इनके खरीदार कोई और नहीं है, खरीदार अडानी और अंबानी है। ये बिक रहे हैं सब। तो वही किसान महापंचायत पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, इससे सरकार को कोई आपत्ति नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका पहले से घोषित कार्यक्रम है। और कोई भी संस्था, कोई भी लोग, कोई यानी इस प्रकार का लोकतंत्र में अपना कार्यक्रम करते हैं और अपना कोई पंचायत करते हैं, उसमें तो करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और जो वहाँ कर रहे हैं वो बड़ी महापंचायत उनकी हुई है, कई प्रदेशों की हुई है, या हरियाणा में अपना अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं।
जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने किसानों को नसीहत देते हुए कहा कि आंदोलन करने की बजाय बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। जेजेपी सुप्रीमो ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को प्रदर्शन करने का पूरा हक है और किसी की स्थिति में किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि सरकार ने किसानों की फसल का दाना दाना खरीदा और जल्द भुगतान भी होगा। महापंचायतें आयोजित करने से ठीक है, ताकत दिखाएं, प्रजातंत्र में ये सबको अधिकार है, परंतु समाधान तो बातचीत के जरिए होता है। सड़क पे बैठने से कोई समस्या का समाधान नहीं होता। वो आए, बातचीत करें, सरकार से समाधान करवाएं, अमेंडमेंट करवाएं, जो चीज़ उनके सूट नहीं करती उसका संशोधन करवाएं। किसान विरोध करे वो एक अलग चीज़ है। मुझे ये बताओ कि हमने किसान के कहीं कोई अहित होने दिया है? तो हमने कहा था कि एमएसपी प्राइस पे फसलें बिकेगी, एक एक दाना हमने एमएसपी प्राइस पे खरीदा। हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है, मुझे कहते हुए गर्व और फख्र होता है, जहाँ 10 से ज़्यादा फसलें एमएसपी प्राइस पे बिकती है। हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में 2 फसलें बिकती है, दूसरे राज्यों में 1 भी नहीं बिकती। हमारे यहाँ 10 फसलें, गेहूँ है, चावल है, कपास है, सरसों है, मूंगफली है, आपका बाजरा है, इस तरह की 10 से ज़्यादा फसलें एमएसपी प्राइस से ही नहीं, उससे भी ज़्यादा पे बिकने का काम हो रहा है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर ने इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला के सवाल का जवाब दिया। दरअसल ओपी चौटाला ने कहा था कि सरकार इलाहाबाद उपचुनाव टाल रही है। अब शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि कोरोना महामारी के चलते उपचुनाव संभव नहीं था और उपचुनाव करना चुनाव आयोग का काम है। इसके अलावा कौरपाल गुर्जर ने तीसरे मोर्चे के गठन पर कहा कि अगर एक विचारधारा के लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो उन्हें इसमें कोई एतराज नहीं है। जिस प्रकार से कोरोना की स्थिति थी देश में, ऐसे में चुनाव कराना संभव था, लेकिन चुनाव का जो निर्णय है वो चुनाव आयोग ने करना है, सरकार ने नहीं करना उसका निर्णय। जब भी चुनाव आयोग उसकी घोषणा करेगा तो निश्चित तौर से चुनाव लड़ा जाएगा। हमें कोई तीसरे मोर्चे में कोई एतराज ही है। तीसरा मोर्चा बढ़ता है, चौटाला साहब उसका नेतृत्व करते हैं या वो विपक्षी पार्टियां इकट्ठी होती हैं, इसमें कोई अर्ज नहीं है। तो पहले भी उतरा है और अब भी अगर इकट्ठे होते हैं तो कोई उसमें कोई आलोचना करने की या उनकी बुराई करने की जरूरत नहीं है। कुछ पार्टियां हैं जो समान विचार की हैं, अगर वो इकट्ठा होकर चुनाव लड़ने चाहते हैं तो कोई बुराई नहीं है। भिवानी में बर्खास्त पीटीआई टीचर्स के धरने में कांग्रेस नेता किरण चौधरी पहुंची। इस दौरान किरण चौधरी ने कहा कि सरकार ने पीटीआई से किया अपना वादा अब तक पूरा नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने किसान मुद्दे को लेकर भी अपना बयान दिया। जब आपने वायदा करा था, या तो वायदा नहीं करते, वायदा करा था, वोट ले ली और वायदे के बाद आप अपना वायदा जो है पूरा नहीं कर रहे हो। सरकार अगर चाहे किसी और तरीके से कर सकती है, अपना बिल लेकर आ जाए उससे कर सकती है। ये सरकार जो है ये पूरी तरह से जनता की जो समस्याएं हैं उससे अनभिज्ञ है, उससे इन्होंने कानी काट रखी है। चाहे महंगाई का मसला हो, आज जो है पेट्रोल डीजल जो है इतना महंगा हो गया, गैस जो है उसका सिलेंडर जो है वो 1000 के करीब आ रहा है, और चाहे किसानों का मसला हो, किसानों भाइयों को तो बर्बाद कर दिया है इन्होंने। तीनों कृषि कानून जो ये लेकर आए हैं उससे किसान भाई खत्म हो गया। शिक्षा दिवस के मौके पर हरियाणा के राज्यपाल दत्तात्रेय ने नई शिक्षा नीति को देश के विकास में अहम बताया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में रोजगार का भी जिक्र है। वहीं उन्होंने हरियाणा में साल 2025 तक की नई शिक्षा नीति लागू करने की बात कही। दरअसल राज्यपाल दयानंद यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों को शिल्पकार करार दिया। उन्होंने कहा कि समाज के निर्माण में एक शिक्षक की अहम भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि शिक्षक ही भारत को दोबारा विश्व गुरु का दर्जा दिला सकते हैं। इससे पहले राज्यपाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने अपने निजी अनुभव भी साझा किए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, पूर्व राष्ट्रपति और बहुत ही बड़े विद्वान महादेशभक्त, उनकी जन्म दिवस को शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं सारे शिक्षक वर्ग को और सारे
विद्यार्थियों को भी बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना भी देना चाहता हूँ। ये शिक्षा बहुत ही महत्व है। अगर बेरोजगारी या पॉवर्टी वैसे काफ़ी जो है देश की समस्याओं को समाधान देने वाला एक ही है, वो शिक्षा। प्रदेश भर में टीचर्स डे पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यमुनानगर में आयोजित शिक्षक सम्मान दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि माता पिता और शिक्षक का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भारी योगदान रहता है। अंबाला में टीचर्स डे के अवसर पर शिक्षा विभाग द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा एडमिशन बढ़ाने वाले सरकारी स्कूलों को उपायुक्त विक्रम सिंह द्वारा सम्मानित किया गया। 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां शिक्षक दिवस के मौके पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया और शिक्षकों को सम्मानित किया। इसके साथ ही कार्यक्रम का उद्देश्य था कि शिक्षकों को सम्मानित किया जाए और साथ ही उन्हें गौरवान्वित ये पल दिया जाए, जिसके तहत उन्होंने वो शिक्षक जो हर बच्चों के जीवन में एक बेहद अहम योगदान निभाते हैं। झज्जर पहुंचकर सीएम मनोहर लाल ने टोक्यो ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाले बजरंग पुनिया को सम्मानित किया। सीएम ने बजरंग पुनिया के पृथक गांव खुड्डन पहुंचे और बजरंग का अभिनंदन किया। इस दौरान खेल मंत्री संदीप सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ी किसी से कम नहीं। बजरंग पुनिया जी जो कुश्ती में ब्रॉन्ज का मेडल लेकर के आए और हरियाणा के कुल 7 में से 3 मेडल हमारे खिलाड़ियों ने प्राप्त किए और जो टीम के जो गेम्स थे उन टीम गेम्स में भी 2 खिलाड़ियों ने मेडल लिया और 8 खिलाड़ी ऐसी 9 महिलाएं ऐसी जो भले ही मेडल नहीं लेके आए लेकिन वो चौथे स्थान पर रहे, उनको भी हमने 50-50 लाख रुपये दिया था। इसके बाद पैरा ओलंपिक्स, इन खेलों में भी बहुत प्रसन्नता की बात है कि इस बार भारत का स्कोर एवर हाईएस्ट रहा है। 19 मेडल इस बार आए हैं। 19 में से 6 मेडल हरियाणा के हैं, 2 सिल्वर के हैं, 2 गोल्ड के हैं, 2 सिल्वर के हैं, 2 ब्रॉन्ज के हैं। एवर हाईएस्ट ये उपलब्धि हरियाणा की रही है। इसी संदर्भ में आज गांव खुड्डन में मैं बजरंग पुनिया के सम्मान के लिए इतनी बड़ी सभा ने, हमारे सभी नेताओं ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे खेल मंत्री ने, हमारे शरण सिंह जी जो ऑल इंडिया के कुश्ती एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, गोंडा से आए हैं, हमारे सांसद हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, ऐसे सब लोगों ने मिल करके यहाँ इनका सम्मान किया और आगे भी हम हरियाणा को और भारत का खेलों का हब बनाएंगे। ऐसी सब सुविधाएं जो जितनी चाहिए वो सब हम खेल सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ओलंपिक और पैरालंपिक में मेडल लाने में खिलाड़ियों में इनाम के रूप में रुपयों की बरसात करने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हरियाणा का भी रिकॉर्ड टूटा, देश का भी रिकॉर्ड टूटा। पैरा ओलंपिक के तो आज तक इस साल को छोड़ दें, ये वर्तमान जो खेल चल रहे हैं इनको छोड़ दें, तो इससे पहले सिर्फ 12 मेडल आए थे, सिर्फ 12 मेडल टोटल। और इस बार अकेले पैरा ओलंपिक में पिछले 10 दिन से खेल चल रहे हैं, इन 10 दिनों में अब तक 17 मेडल आ चुके हैं और 17 में 6 हरियाणा के, 2 गोल्ड के हैं, 2 सिल्वर के हैं, 2 ब्रॉन्ज के हैं। और हमने पैसे की वर्षा इतनी कर रखी है कि इन 6 मेडल का हिसाब लगा लें तो इन 6 मेडल का ही कुल मिला के 25 करोड़ रुपया बरस गया। 23 करोड़ रुपया ओलंपिक में बरसा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरालंपिक में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया। उन्होंने बैडमिंटन के पुरुष सिंगल SH6 फाइनल में हांगकांग के चू मान काय को 21-17, 16-21, 16-17 से मात दी। कृष्णा नागर ने ये खिताब मुकाबला
43 मिनट में अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही कृष्णा नागर पैरालंपिक के बैडमिंटन इवेंट में प्रमोद भागत के बाद गोल्ड जीतने वाले दूसरे भारतीय शटलर बन चुके हैं। टोक्यो पैरालंपिक में कृष्णा ने 5वां गोल्ड मेडल दिलाया। टोक्यो खेलों में भारत के पदकों की संख्या अब 19 हो गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।